नमस्कार सभी को। आज का क्वेश्चन होने वाला है अधिगम या सीखने के अधिगमकर्ता या विद्यार्थी से संबंधित निर्धारक या कारक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। अधिगम अर्जित करने वाले को अधिगमकर्ता कहा जाता है। सभी अधिगमकर्ता में ज्ञानात्मक योग्यताएं होती हैं, लेकिन उनमें अभियोग्यता, रुचि, बुद्धि, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विभिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नताएं अधिगमकर्ता के अधिगम को प्रभावित करती हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत अधिगमकर्ता या सीखने वाले को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, जिनमें कुछ कारकों का वर्णन यहाँ किया गया है। फर्स्ट, इच्छा शक्ति। अधिगम अर्जित करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी कार्य को सीखना ही न चाहे तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसी प्रकार यदि अध्यापक ज्ञान तथा क्रिया को सिखाना ही नहीं चाहता तो विद्यार्थी कैसे सीखेंगे। दोनों ही स्थिति में पहला कार्य अध्यापक का है। वह स्वयं में विद्यार्थियों को ज्ञान देने की संकल्प शक्ति का निर्माण करे। उसी प्रकार वह विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करे तथा उनमें प्रेरणा भरे। सेकंड, शारीरिक रोग तथा दोष। कई बार विद्यार्थियों में विद्यमान शारीरिक दोष तथा रोग जैसे दृष्टि दोष, मांसपेशियों का निष्क्रिय होना, अधरंग, क्षय रोग, मूर्छा आदि का विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। थर्ड, थकान। थकान एक ऐसा कारक है जिसका कुप्रभाव जीवन की हर क्रिया पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान थका हुआ विद्यार्थी कभी भी कुछ नहीं सीख सकता। उस थकान के परिणाम स्वरूप उसमें रुचि, ध्यान, तत्परता, अभिप्रेरणा आदि कारक अपना प्रभाव छोड़ देते हैं तथा अधिगम प्रक्रिया प्रभावहीन हो जाती है। फोर्थ, तत्परता और क्षमताएं। किसी कार्य के सीखने के लिए तत्परता और कार्य सीखने की क्षमताओं का होना अति आवश्यक है। इनके अभाव में सीखने की प्रक्रिया शिथिल होगी तथा सीखने वाले को वह कार्य अरुचिकर लगेगा। फिफ्थ, संवेदन और प्रत्यक्ष ज्ञान। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की योग्यताएं सीखने की प्रक्रिया के आधार माने जाते हैं। व्यक्ति में ये योग्यताएं जितनी शक्तिशाली होंगी, उनकी अधिगम प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र और प्रभावी होगी। सिक्स्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति निराशाओं, द्वंद्वों, चिंताओं, तनावों आदि से मुक्त रहते हैं। यदि विद्यार्थी भी इनसे मुक्त रहे तो वे मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाएंगे और तीव्रता से सीखेंगे। नेक्स्ट, भोजन तथा औषधियाँ। शोध से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि विद्यार्थियों का असंतुलित भोजन तथा मादक पदार्थ एवं औषधियों का सेवन अधिगम को प्रभावहीन बना देता है। 8, ध्यान तथा रुचि। अधिगम को तीव्र और प्रभावी बनाने में बालक में ध्यान और रुचि का होना भी अति आवश्यक है। ये दोनों कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, स्मृति। स्मृति या स्मरण शक्ति की अधिगम में केंद्रीय भूमिका रहती है। तीव्र स्मृति वाला बालक सदा सबसे आगे रहता है, लेकिन दुर्बल स्मृति वाला बालक हमेशा अधिगम में पिछड़ जाता है तथा अधिगम नहीं कर पाता। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम के स्तरों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, परिपक्वता। सीखने और परिपक्वता में गहरा संबंध होता है, बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि अधिगम परिपक्वता पर ही आधारित है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य को सीखने के लिए परिपक्व है तभी वह सीख पाएगा, अन्यथा उसके लिए उस कार्य को सीखना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, अभ्यास। अभ्यास सीखने की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति दक्षता अर्जित करता है। छोटे बच्चों को हम एक ही प्रकरण का बार बार अभ्यास करवाते हैं।
इसी प्रकार लिखित कार्य का भी बार बार अभ्यास कराया जाता है। पहाड़े तथा गिनती का अभ्यास भी कराया जाता है। हर रोज कविताएं सुनी जाती हैं। यह सब कुछ करने के पश्चात ही अधिगम प्रभावशाली हो पाता है। नेक्स्ट, करके सीखना। स्थायी अधिगम के लिए करके सीखना के सिद्धांत का अनुकरण करना आवश्यक होता है। इससे बच्चा शीघ्रता से सीखता है। नेक्स्ट, परिणामों का ज्ञान। जब तक किसी कार्य का परिणाम किसी को मालूम नहीं होगा तब तक वह आगे किसी कार्य को करने या सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। परिणामों का ज्ञान कार्य में सुधार करता है, अधिक सीखने के लिए प्रेरणा देता है। नेक्स्ट, सुनाना। यह विधि प्रभावशाली ढंग से सीखने में सहायता करती है। यह विद्यार्थी के मन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरणा पैदा करती है, त्रुटियों में सुधार करती है तथा उचित दिशा प्रदान करती है। इससे लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है, परिणामों का भी तत्काल ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट, समय सारणी। स्कूल की कार्य कुशलता समय सारणी पर भी निर्भर करती है। समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाते समय बच्चों के मन का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। समय सारणी बच्चों के लिए होती है, न कि बच्चे समय सारणी के लिए। समय सारणी लचीली होनी चाहिए। समय सारणी बनाते समय जो भी विषय होते हैं उनका कठिनाई स्तर के अनुसार बनाया जाना चाहिए। यानी जो कठिन विषय होते हैं उनके पीरियड पहले लगाए जाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीखने का समय। यह भी देखा गया है कि सीखने का समय भी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। यह बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि प्रातः तथा शाम का समय सीखने के लिए उत्तम होता है। दिन के समय एकाग्रता कम होती है तथा मानसिक शक्ति भी कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यार्थी को यदि किसी कार्य के लिए अभिप्रेरित किया जाता है तो वह सीखने की प्रक्रिया में रुचि नहीं लेता। अगर उसको अभिप्रेरित नहीं करेंगे तो वो सीखने की प्रक्रिया में रुचि नहीं लेगा। अभिप्रेरणा विद्यार्थी को सफलता की ओर लेके जाती है। अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप बच्चे के आकांक्षा स्तर में वृद्धि होती है। अभिप्रेरणा बाहरी और आंतरिक दो प्रकार की हो सकती है। यह किसी भी रूप में प्रदान की जा सकती है, जैसे पुरस्कार के रूप में, प्रशंसा के रूप में, दंड के रूप में, प्रतिस्पर्धा के रूप में। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है और अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको तीव्र एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।